बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज आपको न्यूट्रिशनल डिजीज़ेस के हवाले से हम बताएंगे कि मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल डिजीज़ेस कौन सी हैं और ये किस लिहाज से जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग या लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को पूरे तरीके से डैमेज करती है। और आपको पता है कि कोई भी लाइफ स्टॉक फार्म हो तो उसमें 70% जो अखराजात हैं दे आर रिलेटेड टू एनिमल न्यूट्रिशन या वो खुराक से मुतल्लिक होते हैं। यानी अगर 100 रुपये टोटल खर्चा है तो 70 रुपये आपके खुराक पे लगते हैं। तो अगर आप खुराक जो है वो पूरी नहीं दे रहे, यानी कि जानवर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं दे रहे, यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि अगर वो न्यूट्रिशनली पूरी नहीं है या उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट, यानी जानवर अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट और है, अगर वो बच्चा है तो उसकी रिक्वायरमेंट और है, अगर वो जानवर लैक्टेटिंग है तो उसकी रिक्वायरमेंट और है, अगर जो जानवर की जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, अब आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्रोटीन खाते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की ज्यादा होती है, एनर्जी की कम होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। इसी लिहाज से अगर आप देखें तो प्रेग्नेंट की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एनिमल। आज हम बेसिकली न्यूट्रिशनल डिजीजेस को डिस्कस करें जिसमें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की कमी के बाइस पे या उसकी खुराक जो है वो मुकम्मल नहीं है तो उसके हवाले से जो बीमारियां फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एक मुसलसल खुराक जो है वो आपको देनी पड़ती है जानवरों को ताकि न्यूट्रिशनल डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके, ताकि उसको कोई जो है जानवर वीक ना हो, उसकी इम्यूनिटी कमजोर ना पड़े। और अगर आपका स्टॉक, आपका जो जानवर हैं वो उनमें न्यूट्रिशन की कमी है तो पूरे एंटरप्राइज जो है यानी आपका कारोबार है वो खतरे में है। तो चाहे वो डेफिशिएंसीज हैं यानी आपके उस न्यूट्रिएंट की कमी है या टॉक्सिसिटीज हैं यानी जहरीलापन है, वो लाइफ स्टॉक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि बहुत देर में पता लगता है कि इस जानवर में फलां चीज की कमी है। मिसाल के तौर पे आपने आयोडीन की डेफिशिएंसी के बारे में सुना होगा, टीवी पे ऐड भी आता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी में अगर ज्यादा हो जाए तो ग्वाइटर या गिल्लड़ एक बीमारी है वो हो जाती है। तो इस तरह दूसरे मिनरल्स, वाइटामिन्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनकी डेफिशिएंसी से जानवर को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें फीड को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करना चाहिए और उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आप बहुत कम फीड दे रहे हैं तब भी मसला, अगर कोई एक न्यूट्रिएंट भी डेफिशिएंट है, मतलब प्रोटीन कम है, एनर्जी कम है, मिनरल्स कम है, विटामिन्स कम है, तो जानवर जो है वो बीमार हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप जबरदस्ती प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप जानवर को नहीं दे रहे खुराक जो उसकी जरूरत है तो भी न्यूट्रिशनल डिजीजेस हो सकती हैं। अगर आपकी खुराक जो है वो ऐसी जमीनों में है जिसमें लीचिंग या डिप्लीशन मौजूद है तो वो खुराक भी जो है वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होती है, उसमें से तमाम इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो निकल जाते हैं। लीचिंग एक्चुअली यही है कि मिसाल के तौर पे इसको एक आम मिसाल से मैं समझाता हूँ कि आपने पट्टे स्टोर किए और अगर वो नमी ज्यादा है तो वो सारे जो केमिकल्स हैं वो नीचे लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे और जो पट्टे हैं वो उन मिनरल्स या उन विटामिन्स या उन न्यूट्रिएंट्स में कम होंगे और वो सारा यानी छान के नीचे आ जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको लीचिंग की एक मिसाल देने के, सॉइल की लीचिंग हो जाए, डिप्लीशन हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है।
अगर आपने जानवर को बहुत अरसे तक कंफाइनमेंट में रखा है, बंद रखा हुआ है, तब भी न्यूट्रिशनल डिसीजेस जो है वो हो सकते हैं। अब हम आपके मतलब कि आपके कोर्स के हिसाब से जो आपको जिन चीजों का पता होना चाहिए उन बीमारियों को, न्यूट्रिशनल डिजीजेस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज्यादा अहम हैं, जिनका हर बंदे को पता होना जरूरी है। उनमें से विटामिन डेफिशिएंसी में जो पहली बीमारी है दैट इज ऑस्टियोमलेशिया, यानी रिकेट्स भी कहते हैं, और बेसिकली ये विटामिन डी की यानी कमी की वजह से होता है, या आपने कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो जो है वो मुनासिब नहीं रखा हुआ। मिसाल के तौर पे कैल्शियम और फास्फोरस आपको 2:1 में चाहिए और आप 1:1 में दे रहे हैं या किसी और रेशो में दे रहे हैं, तो ये बीमारी हो सकती है। तो इसमें जानवर जो है इसकी ऑस्ट्रोमलेशिया के अंदर जानवर जो है इसकी खुराक यानी भूख नहीं लगेगी इसको, इसका वजन कम हो जाएगा, इसके जो जोड़ हैं ये सूज जाते हैं या स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि सख्त हो जाते हैं, खिंचाव पैदा हो जाता है, इनकी टांगों में खम आ जाता है, जैसे तीर कमान है तो कमान की जो शक्ल होती है वैसी टांगें हो जाती हैं। अगर जाहिर है जो चीज डेफिशिएंट अगर आप वो खुराक में देना शुरू कर देंगे तो जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और बाकी जानवर सेट हो जाते हैं। तो आप ट्रीटमेंट के तौर पे ये मिनरल जो है वो खुराक में शामिल कर देंगे तो जानवर जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको बैलेंस फीड राशन बनाने चाहिए, यानी उनकी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट के हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें इतना कैल्शियम चाहिए, इतना फास्फोरस चाहिए, इतना मैग्नीशियम चाहिए, इतना विटामिन ए चाहिए, यानी जो जो चीज चाहिए वो उसको उसके हिसाब से स्टैंडर्ड के हिसाब से आप दे रहे हैं, तो आपको ये बीमारी या कोई भी न्यूट्रिशन डिजीज नहीं होगी। विटामिन डी का तो एक बड़ा झटका सा एक असूल है। अगर आप जो है मुनासिब धूप में फिर रहे हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अक्सर नहीं होती, ये खुद बॉडी जो है उसमें विटामिन डी जो है सिंथेसाइज हो जाती है। इसमें जो कमजोर बच्चे होते हैं, अब देखिए धूप की शिद्दत ज्यादा है तो उसमें तो मैं नहीं कह रहा, यानी धूप की शिद्दत कम है, मतलब सुबह सुबह जो सूरज निकलता है या शाम जब सूरज ढल रहा होता है उस वक्त आप थोड़ी सी सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, वहां फिरते हैं, तो आप दैट इज इनफ। लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप 12, 2, 1 बजे विटामिन डी के चक्कर में फिर रहे हैं, तो आपको सनस्ट्रोक ही होगा और आप शदीद बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा एक बीमारी है दैट इज स्टिफ लैम्ब डिजीज, या इसे वाइट मसल डिजीज भी कहते हैं। बुनियादी तौर पे ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। आप तस्वीर में जानवर को देख भी रहे हैं कि क्या हालात उसके बनते हैं। उसकी जो कमर है उसमें अच्छा खासा हम आ जाता है, जिस तरह ऊंट की वो हम्प होती है वैसी इसमें हम्प डेवलप हो जाती है। इसके जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है और इसको मूवमेंट में बड़ी तकलीफ होती है। और इसमें जो सबसे बुरी बात है वो ये कि इनको फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, जिस तरह नमूनिया में होती है। तो ये इसमें जो वाइट मसल डिजीज या स्टिफ लैम्ब डिजीज है, इसमें ये मसला है। इसके ट्रीटमेंट में जैसे मैंने पहले अर्ज किया, विटामिन ई और सेलेनियम के इंजेक्शन मिलते हैं, ये आप दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, तो ये जो है बीमारी की कमी वाक़ई होगी। याद रहे विटामिन ई और सेलेनियम का मेटाबॉलिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सीनियर क्लासेस में एनिमल साइंसेज वालों को हम काफी डिटेल से बताते हैं। आपके लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको विटामिन ई और सेलेनियम का इंटरेक्शन बताना जरूरी है। तो लेकिन विटामिन ई के साथ सेलेनियम लाजमी देनी चाहिए, जैसा कैल्शियम के साथ फास्फोरस है, इन द सेम मैनर। और उसमें प्रिवेंट करना है तो आपको जब अच्छा अब डॉकिंग कहते हैं, मसलन जब दुम काट रहे होते हैं, टेक्निकली दैट इज डॉकिंग। अब यहाँ लिखा है विटामिन ई सेलेनियम इंजेक्शन एट डॉकिंग टाइम, तो बहरहाल हमारे यहाँ तो डॉकिंग नहीं की जाती, लेकिन आपको हम ये है कि जानवरों को अगर सेलेनियम विटामिन ई के इंजेक्शन लग रहे हैं तो दे आर सफिशिएंट।
इनको, या आप फीड के अंदर विटामिन ई और सेलेनियम आपने ऐड की है तो दैट विल बी एडवाइजेबल, और वो जानवरों को फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक और जो नॉर्मली प्रिवेंशन में है, विटामिन ई सेलेनियम के इंजेक्शन 2 से 4 वीक्स जब जानवर की उम्र होती है तो उसमें लगाया जाए। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोप्थेल्मिया बीमारी का नाम है। ये बेसिकली विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। इसमें जानवर जो है वो उसको प्रॉब्लम होती है, रात के वक्त उसे सही दिखाई नहीं देता, मीन्स के रात को आप फिर रहे हो तो आपको वाजे नजर आ रहा होता है हल्की सी रोशनी में, लेकिन अगर शाम मतलब ये जो विटामिन ए डेफिशिएंसी वाले होते हैं, जैसे मगरिब का वक्त शुरू होता है तो इनको देखने में दिक्कत होती है। मैं शदीद अंधेरे में तो ज़ाहिर है आपको भी नजर नहीं आएगा, तो ये यानी जब मगरिब का टाइम यानी अंधेरा होना शुरू होता है तो इनको आम लोगों से पहले ही नजर आना बंद हो जाता है। इनकी जो स्किन है वो रफ हो जाएगी, रफ हेयर कोट्स यानी जिल्द जो है उसमें खुश्क हो जाएगी। इसके अलावा उस पर जख्म भी बन सकते हैं। जाहिर है आपकी अगर स्किन ड्राई है और आप ऊपर खुरच रहे हैं या कोई और जख्म लग गया तो उसमें वो गहरे जख्म हो जाते हैं। जानवर विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर है, कमी है, तो उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी। तो इसका तो सादा सादा इलाज है कि जनाब विटामिन ए जो है वो खुराक में या इंजेक्शंस के जरिए आप दें तो जानवर जो है बेहतर। अगर जानवर सबज पट्टे खा रहा है, सबज चारा खा रहा है, तो इसके अलावा मकई वो खा रहा है ये येलो कलर की, तो या ताज़ा चारा जात खा रहा है तो नॉर्मली विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन अगर आपका जानवर जो है उसे ये सहूलत नहीं है और वो ड्राई चारा जात पे है या खुश्क चारा जात पे है और वो सिर्फ वनडे पे है, तो आप पे लाजिम है कि आप खुराक में ये शामिल करें विटामिन ए। और अगर आप वनडे में नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट उसको इंजेक्शन वगैरह लगा के इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसे हम मिल्क फीवर कहते हैं। बेसिकली ये ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से वाक़या होता है। अब इसको समझाने के लिए कि जब एक गाय गब्बन होती है, मीन्स प्रेग्नेंट होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ज़ाहिर है बच्चा भी उसके पेट में पल रहा है। अब उस बच्चे को जो मसलन चीज़ चाहिए, खुराक या कोई मिनरल को जो भी चीज़ चाहिए वो माँ से मिलनी है। अब माँ के अंदर वो चीज़ अगर वो कम खुराक खा रही यानी कम ऐसी खुराक खा रही है जिसमें वो चीज़ें नहीं है तो माँ कमज़ोर होती जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया बच्चे को पूरा मिल रहा होता है। तो ज़ाहिर है कि अगर उस वक़्त खुराक में कैल्शियम प्रॉपर नहीं है यानी प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या होगा कि उस बच्चे को जो कैल्शियम मिलनी है वो माँ के खून से उसे मिल रही है। अब माँ के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी और जब ज़्यादा कैल्शियम की कमी होगी तो जो है ये मिल्क फीवर आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जानवर जो है एक खुराक उसकी कमी हो जाएगी, कब्ज़ हो जाएगी, यानी जैसे वो बच्चा जन्ती है तो ये मसाइल होते हैं। जानवर एकदम बेहोश होके गिर जाएगा, खड़ा-खड़ा गिर जाएगा। उसके अलावा उस गर्दन जो है वो टेढ़ी कर लेता है, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा, इस तरह वो शोल्डर के ऊपर किस तरह कर लेता है। तो ये नॉर्मल मिल्क फीवर के अलामात हैं। इसमें फौरी तौर पे आप डॉक्टर से राब्ता करें और इसको जो है वो कैल्शियम की जो है वो टीका लगाया जाता है या उसको ड्रिप लगाई जाती है। इसमें ये नॉर्मली अगर आपने खुराक में प्रॉपर रेशियो रखा हुआ है और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहे हैं तो मिल्क फीवर के बहुत कम चांस है। लेकिन अगर हमारे यहाँ इस पे तवज्जो कम दी जाती है तो ये मसाइल आ जाते हैं। तो इसका एक और मसला ये है कि अगर आप विटामिन डी कम दे रहे हैं तब भी ये मसला हो सकता है। तो इसमें ये एडवाइजेबल होता है कि आप जो हाई कैल्शियम है यानी हाई कैल्शियम राशन
उसके 5 दिन यानी बच्चा पैदा होने से 5 दिन पहले तक उसको हाई विटामिन डी के राशन में देंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अच्छा, अब ये भी एक पूरा मेटाबॉलिज्म है, इसकी जो कैल्शियम जो माँ से रेगुलेट हो रही होती है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। तो अब बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, हम लोग जो कार्विंग से पहले जो डाइटरी कैल्शियम है 15 दिन पहले उसको हम कैल्शियम को कम कर देते हैं, ताकि माँ की जो जिस्म में से वो रिलीज हो कैल्शियम के, उसके बोन्स में से कैल्शियम रिलीज हो। लेकिन ये जहन में रखना जरूरी है कि इससे पहले यानी 15 दिन पहले, उसके जन्ने से पहले यानी बच्चा पैदा करने से पहले, आप वो जितने अरसे प्रेग्नेंट रही है उसमें आपने कैल्शियम उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देना। अगर आप कम दे रहे हैं तो फिर मसला होगा। खून की कमी या एनीमिया ये भी एक बीमारी है, और बेसिकली ये आयरन और कॉपर की डेफिशिएंसी से होती है, या आपके जानवर के ऊपर अंदरूनी या बैरूनी कीड़ों ने अटैक कर दिया है। अंदरूनी कीड़ों में आपके मलाप यानी कि राउंड वर्म, पिन वर्म्स, ये चमूने वगैरह जिसको हम कहते हैं, और एक्सटर्नल पैरासाइट्स में से ये जोंक, लीच यानी इस तरह जू वगैरह जो है वो अगर उसमें मौजूद है, तो इन तीनों सूरतों में आयरन कॉपर डेफिशिएंसी या पैरासाइट्स की मौजूदगी में एनीमिया हो सकता है। तो जानवर कमजोर होगा, बहुत वीक होगा, खासकर छोटे बच्चों में तो वो बिल्कुल ही, आप तस्वीर में देख रहे हैं, चूसे चूसे से होंगे, उन खाना पीना वो छोड़ देंगे, उनकी स्किन बड़ी रफ होगी, उनके अगर आप जिस तरह आपका अगर देखना हो कि खून की कमी है, तो वो एक तो नाखूनों से देखते हैं और एक आंख की पुतली नीचे करके। तो जानवरों में भी हम आंख की पुतली से आइडिया लगा लेते हैं कि ये अगर तो वो सुर्खी माइल है तो ठीक है, अगर वो पिलाहट है तो इसका मतलब है एनीमिक है। इसके अलावा जो सर में और जो शोल्डर्स में जो है वो स्वेलिंग मौजूद होगी। एनीमिया जाहिर है भाई, आप आयरन के सप्लीमेंट्स दें, आप कॉपर को फीड में शामिल करें। अगर उसमें पैरासाइट्स हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, जैसे मैंने बताया कि वो अंदरूनी कीड़े हैं या बैरूनी कीड़े हैं, तो उनका इलाज करें, तो इस मसले से आप यानी एनीमिया को रोक सकते हैं। तो लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने आपको एक बीमारी गिल्लड़ का नाम लिया था। ये बेसिकली आयोडीन की डेफिशिएंसी से गिल्लड़ को यानी हम टेक्निकल जबान में ग्वाइटर कहते हैं। तो अगर जानवर में आयोडीन की कमी हो जाए, यानी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो किसी वजह से वो मुनासिब आयोडीन रिलीज नहीं कर रहा, तो ये थायराइड ग्लैंड जो है ये सूज जाता है या फूल जाता है, जिसे हम जो है वो गोइटर कहते हैं। ये आप अगर देख रहे हैं तो गर्दन के नीचे, ये बल्कि ये काफ में दिखाया हुआ है, ये नीचे यहाँ ये सोजिश या ये फूला हुआ नजर आ रहा है। गाय का होगा तो यहाँ होगा, इसके बिल्कुल नीचे गर्दन यानी जहाँ हलक है उस साइड पे। तो गोइटर के जो मसाइल हैं उसमें ज़ाहिर रिप्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। जानवर जो है वो जल्दी से फर्टाइल नहीं होता, फर्टाइल नहीं होगा तो प्रेग्नेंट नहीं होगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, तो वो लॉस है। इसके अलावा जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जो छोटे छोटे दाग बन जाते हैं, इसके अलावा जो उसकी टांगे हैं, जिस्म कमजोर हो जाएगा ओवरऑल। बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना, जिस तरह आप लोग अक्सर खाना खा के लेट जाते हैं और दिल ही नहीं करता काम करने को, सुस्त जानवर हो जाएगा, यानी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, ढीला माठा जो है वो जानवर रहेगा। तो ये इसके गोइटर में मेन मसाइल हैं। अब वैसे कोई बड़ा इसमें सिम्टम नहीं है। अब इसमें देखें,
हमारी जितनी भी मुल्क की ज़मीनें हैं, तो कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक मिनरल डेफिशिएंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि खानपुर या चकवाल की जो ज़मीन है जिस पे चारा उगाया जाता है वो आयोडीन में डेफिशिएंट हो, लेकिन हो सकता है सरगोदा का डेफिशिएंट हो। अब सरगोदा के जानवर जब उस आयोडीन डेफिशिएंट सॉइल के ऊपर पट्टे जो लगे हुए हैं वो खाएंगे तो उनमें आयोडीन की कमी है। कमी को अगर तो आपको नजर आ जाए कि जानवरों में गोइटर आ रहा है, तो आप पे ये लाजिम है कि आप उनकी खुराक में आयोडीन को स्पेशली सप्लीमेंट करें या उनको ओरली पिलाएं या जिस तरह भी है उसको कवर करें। तो हमारे पाकिस्तान में इंसानों में तो आयोडीन मिला नमक जो है वो बड़ा उसकी पब्लिसिटी हुई है, वो मीडिया में मौजूद है। इसी तरीके से जानवरों में भी आपको आयोडीन मिला नमक जो है वो अगर आप दे रहे हैं खुराक में तो भी काम चल सकता है। एक जिसे हम जहरीलापन कहते हैं, टॉक्सिसिटी जो डेवलप करते हैं, सिलीनियम अगर जो है उसकी पॉइजनिंग हो जाए या टॉक्सिसिटी। पॉइजनिंग उस वक्त होती है अगर आप जरूरत से ज्यादा सिलीनियम सॉइल में मौजूद है, उस पर जो पट्टे हो रहे हैं तो उसमें भी सिलीनियम सब ज्यादा होगा और वो जानवर खाएंगे तो उनमें सिलीनियम की पॉइजनिंग हो सकती है। तो वो पौधे जो कि उन सॉइल्स पे जिनमें सिलीनियम ज्यादा है उनको ये मसाइल हो सकते हैं। अब पॉइजनिंग जो सिलीनियम पॉइजनिंग है उसमें जानवर का जो दुम है उसके बाल उड़ जाते हैं। ये कैटल के अंदर यानी कि गाय भैंस के अंदर उसके जो जिस्म के बाल भी झड़ सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो हूव्स हैं यानी जो उसके खुरियां हैं, इसके अलावा उसकी गर्दन है, उसकी दुम है, तो घोड़ों में खासकर उधर से आपके यानी बाल उतर जाएंगे, जानवर बड़ा अजीब सा, जिस तरह वो कहते हैं ना कि गंजा गंजा सा आपको नजर आएगा। तो ये उस सूरत में मुमकिन है होता है जब ये टॉक्सिसिटी। देखिए ना, मिनरल या विटामिन जो है, मैं भी इसके बारे में आपको एंड पे बताऊंगा कि कौन से विटामिन हैं और कौन मिनरल्स हैं, इनका ज्यादती और कमी दोनों किस तरह जानवरों को अफेक्ट करते हैं। चले इससे पहले कि मैं बल्कि इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। सिलीनियम का ट्रीटमेंट ज़ाहिर है आप अगर पॉइजनिंग हो गई है तो बेहतर है कि उधर जो चारा उस इलाके का ना दें, आप उस इलाके का दें जहाँ सिलीनियम सॉइल्स में ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब इसमें याद रखें कि मिनरल्स हैं, इसमें मिनरल्स मैक्रो मिनरल्स भी हैं जो ज्यादा मिकदार में थोड़े से चाहिए होते हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं जो थोड़ी सी कम मिकदार में, मतलब कैल्शियम फास्फोरस ये ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। और माइक्रो मिनरल्स जिसमें आपका सिलीनियम है, कॉपर है, ये कम मिकदार में चाहिए होते हैं जिस्म में। तो मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स अगर ये ज्यादा मिकदार में आप दे रहे हैं तो टॉक्सिसिटी करेंगे, और अगर कम मिकदार में दे रहे हैं तो डेफिशिएंसी होगी। यानी आपने उसको मुनासिब मिकदार देना वाजिब है आप पे। इसी तरह अगर आप विटामिन में जाएं, विटामिन दो तरह के होते हैं। एक विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिस तरह विटामिन सी है। अब विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, अगर वो आप ज्यादा भी खा लेते हैं तो वो पेशाब के जरिए आपके निकल जाएंगे। इसके अलावा आपके जो विटामिन बी मौजूद है वो भी वाटर सॉल्युबल है, तो वो भी आपका अगर ज्यादा ले लिया तो उसका नुकसान नहीं है। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन जिनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एडेक, ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन, अगर ये मिकदार में ज्यादा हो जाएं तो ये जहरीलापन क्रिएट करते हैं। जाहिर है कम होंगे तो वो डेफिशिएंट होंगे और ज्यादा होंगे तो वो टॉक्सिसिटी होगी। तो ये आपके जिस्म में हर न्यूट्रिएंट की मुनासिब मिकदार चाहिए होती है। तो अगर आप किन्नू, ज़ाहिर विटामिन सी का सोर्स है, अगर आप किन्नू टका के भी खा रहे हैं तो जितनी विटामिन सी आपके जिस्म को चाहिए उतना तो वो कर लेगा, बाकी सारा आपके यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर चला जाएगा। अच्छा, अब टॉक्सिसिटी की डिजीजेज में एक यूरिनरी कैल्कुलाई है, यानी इसमें दूसरे लफ्जों में हम यूं कहेंगे कि पत्थर यानी पथरी बनना शुरू हो जाती है। तो अगर आप पोटेशियम ज्यादा ले रहे हैं खुराक में
आपके कैल्शियम ज्यादा है और फास्फोरस जरूरत से ज्यादा लो रेशो है, यानी 3:1 रेशो है, या आप ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसमें सिलिका की कंटेंट ज्यादा है, तो उसमें ये पथरी बनने के तनासुब ज्यादा होता है या कैलकुलस बनने का चांस ज्यादा होता है। तो इसमें जानवर जो है वो बार बार उसको दिल करेगा यूरिनेट करने को, लेकिन वो अलग बात है, थोड़ा यूरिन आएगा, उसे पेन होगी, बिल्कुल जिस तरह आपके गुर्दों में पथरी की तकलीफ होती है वही अलामात है। मेल्स में जरा ये ज्यादा नजर आता है और फीमेल्स में ये कदरे कम जो है वो मसला नजर आता है, लेकिन ये मौजूद दोनों में होता है। तो इसमें जो अमूमन हम इससे बचने के लिए कि कैलकुलस या पथरी ना बने, हम अमोनियम क्लोराइड जो है ये खुराक में शामिल कर देते हैं, या एक और जुगाड़ भी है, या उसको टोटका हम कह लें, उसमें सिरका, सेब का सिरका जो है वो खुराक में शामिल करते हैं, तो जानवर जो है काफी हद तक इससे बचे रहते हैं। तो अब दूसरा ये है कि जी आप इसको सर्जिकली रिमूव करें, ये महंगा इतना होता है कि बड़े फार्म पे ये मुमकिन नहीं है। तो आप कैल्शियम फास्फोरस का अगर मुनासिब रेशो दे रहे हैं तो आप इस मसले से बच सकते हैं। अच्छा, अगर खस्सी करना, कास्ट्रेशन कहते हैं, एक्चुअली वो ये होता है कि जानवर के जो टेस्टीज हैं, यानी कि जिसने उसका स्पर्म बनाना है, तो वो टेस्टिस के ऊपर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो जो नालियां लेके जाती हैं स्पर्म आगे उसको एजैकुलेट करने के लिए, हम वो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स जो हैं उनको यानी उन पे कोई बोझ डाल के या कोई सर्जिकली भी उसको काटा जा सकता है। उसको हमारे पास एक कास्ट्रेटर होता है प्लास की तरह, उससे हम दबाते हैं तो वो नालियां जो हैं बंद हो जाती हैं, यानी स्पर्म जो है वो नहीं आगे जाता, तो वो जो मेल है वो आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत उसकी खत्म हो जाती है। तो ये हम हर जानवर का जो कास्ट्रेशन करने का एक मुनासिब टाइम होता है बचपन में, अगर आपने वक्त पे कास्ट्रेट कर लिया तो जानवर वजन भी ज्यादा करेगा और जो है वो ये इन मसाइल से, यानी जिसमें मैंने बताया पथरी वगैरह का, उससे भी बच जाएगा। लेकिन अगर आपने कास्ट्रेशन नहीं की, आप बहुत डिले कर गए, तो भी ये मसला बन सकता है। एक और जो मसला है वो नाइट्रेट पॉइजनिंग। नाइट्रेट पॉइजनिंग मसलन आप खुराक में नाइट्रोजन, यानी सॉरी सॉइल्स में अगर नाइट्रोजन की कमी है, जाहिर है आप एग्रीकल्चर के यू नो इट वेरी वेल कि अगर जमीनों में नाइट्रोजन की कमी है तो आप अमोनियम नाइट्रेट या कोई भी नाइट्रेट जो ये फर्टिलाइजर है उसको आप सप्लीमेंट करते हैं खुराक अपना सॉइल के अंदर, उसकी नाइट्रोजन को इम्प्रूव करते हैं। और जब नाइट्रोजन इम्प्रूव होती है तो उसके ऊपर जो पट्टे लगेंगे या कोई पौधे लगेंगे या कोई क्रॉप्स लगेंगी वो बेहतर होंगे। लेकिन अगर वो नाइट्रेट जमीन में ज्यादा है और वो नाइट्रेट पट्टों में भी आपके आ जाएंगे और जानवर अगर उसे खाता है नाइट्रेट ज्यादा, तो उनमें नाइट्रेट की पॉइजनिंग हो सकती है। और नॉर्मली ये सूडान ग्रास में देखा गया है, ओडे में देखा गया है, कॉर्न स्टॉक्स में देखा गया, बार्ले फॉरेज, ये लोग ये जो पौधे हैं या ये जो पट्टे हैं या ये जो फॉरेजेस हैं, ये जमीन से वैसे भी इनका नाइट्रेट उठाने का तनासुब ज्यादा होता है और इनमें जब इनको जानवर खाता है तो वो आम चारा जात से जो इनमें नाइट्रेट ज्यादा पाया जाता है तो वो गड़बड़ कर जाता है। और अगर जमीन में पहले ही ज्यादा था और इनमें वो नाइट्रेट ज्यादा मौजूद है तो वो जानवर नाइट्रेट पॉइजनिंग में आ जाएगा। इसका नाइट्रेट पॉइजनिंग का जो अलामतों में जानवर की पल्स बढ़ जाएगी, सांस तेजी से लेगा, डायरिया लग सकता है, पेशाब बार बार आएगा। इसके अलावा जो उसके, अच्छा इसमें नीलापन आना शुरू हो जाता है जानवर में ना, तो अगर आप में जानवर का नीलेपन का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो नाइट्रेट पॉइजनिंग का सबसे बड़ा जो फॉल्ट जो ये क्रिएट करता है वो जिस्म में हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन, यानी आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा रहा था जिस्म में,
तो वो हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है, यानी वो ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता। जब हीमोग्लोबिन ही ब्लॉक होगी तो वो किस तरह आपके टिश्यू, और अगर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो आप में जो है अब सांस घुटने से, सफोकेशन से आप मर जाएंगे। तो ये नाइट्रेट पॉइजनिंग जो है, इसमें ये मसाइल होते हैं। तो इसका जो इलाज है वो ये है कि अगर पता चल जाए नाइट्रेट पॉइजनिंग का, तो उसी वक्त मिथिलीन ब्लू का या सोडियम सल्फेट का इंजेक्शन लगा दिया जाए, डॉक्टर अगर लगा देता है तो ये नाइट्रेट पॉइजनिंग का इफेक्ट कम हो सकता है। लेकिन इट शुड बी इमीडिएट, फौरी तौर पे होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका जानवर मर जाएगा सांस घुटने से। तो अगर आप जो इनकी खुराक के अंदर ज्यादा ग्रेन्स हैं, यानी कि जिस तरह मकई वगैरह है, और उसमें मोलेसेस यानी कि शीरा मुनासिब है, तो ये नाइट्रेट पॉइजनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप जानवरों को साइलेज दे रहे हैं, यानी साइलेज कहते हैं चारे का चार, उर्दू में चारे का चार कहते हैं। साइलेज बहुत से बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता, वो चारे को जो है प्रिजर्व किया जाता है। तो अगर आप साइलेज खिला रहे हैं जानवर को, तो उसमें नाइट्रेट पॉइजनिंग के चांसेस कम होंगे। तो नाइट्रेट पॉइजनिंग जो है इसको टैकल किया जा सकता है। तो आज हमने आपको जो इंतहाई जरूरी किस्म की जो न्यूट्रिशनल डिजीजेस हैं वो बताई हैं। तो अब इसमें मैं कुछ आपको आपके नॉलेज में इजाफे के लिए बताऊं कि जो जुगाली करने वाले जानवर, या जिन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं, जिसमें भेड़, बकरी, गाय वगैरह शामिल हैं, इन जानवरों में नॉर्मली विटामिन बी कम्प्लेक्स यानी B1, B6, B12 वगैरह की कमी नहीं होती, क्योंकि वो चारे जब उसके र्यूमन में जाता है या उसके ओजरी में जाता है, तो वो माइक्रोब्स यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको खुद विटामिन बी सिंथेसाइज या पैदा कर देते हैं। तो नॉर्मली बी कम्प्लेक्स की जो डेफिशिएंसी नहीं होती। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है, मसलन एक्चुअली विटामिन सी जो है वो हम जानवर को इंतहाई स्ट्रेस कंडीशन में रिकमेंड करते हैं, चाहे वो रूमिनेंट्स हैं या नॉन रूमिनेंट, यानी जुगाली करने वाले जानवर या बगैर जुगाली करने वाले जानवर। यानी इंतहाई शिद्दत वाली गर्मी है, तो आप अपना ही हिसाब देखें कि अगर आप शदीद गर्मी में घर जाके लेमन वाटर पी लेते हैं या शिकंजबीन पी लेते हैं, तो फौरन आपके जिस्म नॉर्मलाइज हो जाता है, आपके जिस्म में गर्मी की वजह से जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो जानवरों को भी अगर शिद्दत से गर्मी है, टेम्परेचर जो है वो 35 से ऊपर है, तो आपको चाहिए कि उनको जो है जो विटामिन सी का कोई भी सप्लीमेंट, शिकंजबीन ही ले लें या कोई और ये सिंथेटिक विटामिन सी ले लें, वो विटामिन सी या जो मिनरल सप्लीमेंट्स या विटामिन सप्लीमेंट्स हैं वो यूज कर लें, तो उससे जानवर जो है वो काफी हद तक नॉर्मल रहेगा। यानी स्ट्रेस की वजह से आपको पता है वो दूध भी कम कर सकता है, उसकी खुराक कम हो सकती है, जानवर वीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ विटामिन सी अमूमन गर्म इलाकों में स्ट्रेस को कम करने के लिए देते हैं। बी कम्प्लेक्स का मैंने अर्ज किया, जुगाली करने वाले जानवरों को अक्सर प्रॉब्लम नहीं होता, पोल्ट्री में हो सकता है लेकिन इनमें नहीं होता, जुगाली करने वाले जानवर। बाकी जो इंतहाई अहम मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसीज हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आप को कोई सवाल पूछना है या कोई मसला है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप चैट के जरिए भी पूछ सकते हैं और अभी भी आप सवाल कर सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।